हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई थ्रिलर ओल्ड, जिसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं एम नाइट श्यामलान, जो कि बहुत जाने माने फिल्म मेकर हैं। ये मूवी बेस्ड है सैंड कासल नाम की एक फ्रेंच ग्राफिक नॉवल पर। काफ़ी टाइम से मैं इसके ट्रेलर वगैरह शेयर कर रहा था और आज फाइनली हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन देखना यह है कि कैसे होगा और क्यों होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक रिजॉर्ट पर आई है वेकेशन के लिए। इसका नाम है अनामिका रिजॉर्ट। फैमिली में है गाय, उसकी वाइफ प्रिस्का, बेटी मैडॉक्स और बेटा ट्रेंट। ये रिजॉर्ट प्रिस्का को ऑनलाइन मिला था और वो काफ़ी खुश है कि उसने इसे बुक किया क्योंकि यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी लग रही है। मैनेजर उनका वेलकम करता है और जाते उन्हें कॉकटेल दी जाती है। बच्चों के लिए भी अलग इंतजाम था। वहाँ जाते ही ट्रेंट का एक दोस्त बन गया जिसका नाम है इडलिब, और यहाँ का मैनेजर उसका अंकल है। वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हैं, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि रिजॉर्ट अभी नया है क्योंकि डेकोरेशन अभी भी चल रही है। गाय देखता है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन भी उस होटल से जुड़ी है। वो सब बीच पर जाते हैं जहाँ वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और ट्रेंट लोगों से उनका नाम और प्रोफेशन पूछ रहा है क्योंकि उसकी हॉबी है और वो ये सब कुछ याद रखता है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आया हुआ है। आगे हमें यह भी पता चलता है कि एक साथ इनकी आखिरी वेकेशन है क्योंकि इसके बाद गाय और प्रिस्का डिवोर्स लेने वाले हैं क्योंकि प्रिस्का को कोई और पसंद है और गाय ये बात नहीं जानता। एक बड़ा झटका देने से पहले वो बच्चों को यहाँ पर लाए हैं। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है। वो दोनों यहाँ भी लड़ रहे थे और बच्चे ये सब सुन रहे थे, लेकिन ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इडलिब ने ट्रेंट को एक सीक्रेट मैसेज दिया था जिसमें लिखा है कि कल आइसक्रीम खाने का कॉन्टेस्ट है। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मीनवाइल हम ब्रैंडन नाम के एक रैपर को देखते हैं जो कि अपनी साथी के साथ किसी बीच पर था। उसकी साथी पानी में चली जाती है और वो उसे देख रहा था। अगली सुबह मैनेजर उस फैमिली को बताता है कि आइलैंड की दूसरी साइड पर एक प्राइवेट बीच है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो इसलिए मैं आपको वहाँ पर भेज सकता हूँ अगर आप चाहो तो। वो भी झट से हाँ कर देते हैं। तभी अचानक एक औरत को दौरा पड़ जाता है और उसका हस्बैंड उसे संभाल रहा था। इनका नाम है जेरिन और पेट्रिशिया। वहाँ मौजूद एक डॉक्टर उनकी हेल्प के लिए आया था, लेकिन जेरिन भी एक नर्स है इसलिए वो संभाल लेता है। डॉक्टर का नाम है चार्ल्स और उसकी फैमिली में है उसकी मॉम एग्नेस, वाइफ क्रिस्टल और बेटी कैरा। अब वो सब वैन में बैठकर बीच के लिए निकल रहे थे और यहाँ इडलिब ने ट्रेंट को एक मैसेज दिया है, लेकिन वो उसने अब तक नहीं देखा। वो सोच रहे थे कि वो अकेले ही जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की फैमिली भी उनके साथ जा रही है और जो एम्प्लॉय ने लेकर जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान है। वो उन सबको वहाँ पर छोड़ देता है और होटल ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया था, जो कि काफ़ी अजीब बात है। बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करके वो बीच पर पहुँच जाते हैं और ब्रेंडन वहाँ पहले से मौजूद था। खैर हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन चट्टानों ने बीच को कवर कर रखा है। तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे और आज उन्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। वहाँ उन्हें कुछ सामान दबा हुआ मिलता है जो कि रिजॉर्ट में आए लोगों का ही था क्योंकि उनमें रिजॉर्ट के जंग लगे हुए चाकू भी थे। अब बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तभी अचानक ट्रेंट के पास एक डेड बॉडी आ जाती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। वो सभी भाग कर आते हैं और उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो बॉडी है ब्रैंडन की साथी की जो कि पानी में गई थी। वो कहता है कि स्विमिंग के लिए गई थी और तब से मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि उसके नाक से खून निकल रहा है और ऑफकोर्स उन सबको उसकी बात पर यकीन नहीं। वो पुलिस को बुला रहे थे लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं है। तब वो फैसला करते हैं कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं पेट्रिशा और जेरिन, और आते उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। ये सोच रहे थे कि जिस वैन में वो दोनों आए हैं उसी में हम वापस चले जाएंगे, लेकिन वो बताते हैं कि वैन तो कब की जा चुकी। तभी क्रिस्टल आकर चार्ल्स को कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। चार्ल्स एग्नेस को देखने जाता है और इतने में जेरिन जा रहा था बाहर की तरफ ताकि उसे सिग्नल मिल जाए, लेकिन जैसे वो चट्टानों में जाता है उसका सर भारी हो जाता है और अगले ही पल वो खुद को पड़ा पाता है बीच पर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी हेयरलाइन रिसीड हो गई, बाल भी सफ़ेद हो गए और चेहरे पर रिंकल्स भी पड़ गए। पेट्रिशा कहती है कि तुम सर पकड़कर बाहर आए और फिर बेहोश हो गए, और जेरिन अभी भी शॉक में है। उधर चार्ल्स अपनी मॉम से बात कर रहा है और वो एकदम ठीक ठाक लग रही है, लेकिन जैसे वो जाने लगता है वो दम तोड़ देती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। चार्ल्स कहता है कि वो एक डेड बॉडी को देखने का शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए चल बसी। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर पहाड़ों में कुछ लाइट्स जल रही हैं। उधर पेट्रिशा और जेरिन ट्रेंट और मैडॉक्स से बातें कर रहे थे, लेकिन वो उनकी एज सही से गैस नहीं कर पा रहे। तभी उन दोनों को ढूंढते हुए प्रिस्का वहाँ पर पहुंच जाती है और दोनों बच्चे उसके सामने थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रही क्योंकि अचानक उनकी एज बढ़ चुकी है। वो इतने ज़्यादा ग्रो हो गए हैं कि उन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। यह दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को यकीन दिला रहे थे कि हम ही तुम्हारे बच्चे हैं, और पेरेंट्स को हैरान देखकर वो खुद भी परेशान थे। कैरा का भी यही हाल है। ये देखकर ब्रेंडन वहाँ से भाग जाता है और चार्ल्स उसके पीछे था, लेकिन उनके साथ भी वैसा ही होता है और वो भी खुद को पड़ा पाते हैं बीच पर।
अब वो सब पैनिक कर रहे थे क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। वो सब एक साथ वहाँ से निकलते हैं, लेकिन सभी वापस बीच पर ही आ गए थे और उन सब की एज भी बढ़ चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बस वो इतना समझे हैं कि वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं। पैनिक और ज्यादा बढ़ाने के लिए चार्ल्स ब्रैंडन के फेस पर एक कट मार देता है, लेकिन वो कट उसी वक्त हील हो गया था। ये सब उनके समझ के बाहर है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ ब्रैंडन बताता है कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, वो मुझसे मिली थी क्योंकि वो बीमार थी और मैं भी बीमार हूँ। ब्रैंडन को हीमोफीलिया है, तब इसके नाक से खून बह रहा है। यहाँ वो सब दिमाग लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हर एक ग्रुप में एक ना एक पर्सन बीमार है। पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं, प्रिस्का के पेट में ट्यूमर है, क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम की कमी है और चार्ल्स को मेंटल डिसऑर्डर है। तब इसने ब्रैंडन के फेस पर कट मारा क्योंकि इसे यही लगता है कि सामने वाले से उसे खतरा है। खैर अचानक क्रिस्टल का डॉग भी मर गया था, जो कि कुछ देर पहले तक अच्छा खासा खेल रहा था। अब चट्टानों के थ्रू वो बाहर नहीं जा सकते, इसलिए जेरिन कहता है कि उन्हें पानी के थ्रू निकलना चाहिए, लेकिन ये भी काफी रिस्की है। यहाँ अचानक प्रिस्का बेहोश हो जाती है और वो देखते हैं कि उसका ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर उसे बचाना है तो वो ट्यूमर निकालना होगा, लेकिन ये भी काफी रिस्की है, क्या पता वो मर भी जाए। और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए गाय तैयार हो जाता है। सर्जन वहाँ पर है ही। वो उसके पेट में कट मार रहा था, लेकिन पहले वो पूछता है कि जैक निकलसन की मार्लोन ब्रैंडन के साथ एक फिल्म है, क्या तुम उसका नाम जानते हो। उसकी हरकतें देखकर तो गाय भी घबरा रहा था कि कहीं ये कुछ उल्टा ना कर दे। खैर वो कट मारता है, लेकिन साथ के साथ ही वो हील हो रहा था। तो वो सब कट में हाथ डालकर उसे हील होने से रोकते हैं और इतने में चार्ल्स ट्यूमर को निकाल लेता है, जो कि एक फुटबॉल के साइज का हो गया था। उसी टाइम वो हील हो जाती है और कुछ टाइम बाद ही उसे होश आ गया था। अब वो काफी अच्छा फील कर रही है, और करे भी क्यों ना, उसकी बीमारी उसकी बॉडी से बाहर जो निकल गई। खैर अचानक ब्रैंडन उन सबको बुलाता है क्योंकि उसके साथ एक गिलास कंकाल बन गई। अब तक वो समझ चुके हैं कि इस बीच पर टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। उस बीच पर 30 मिनट 1 साल के बराबर हैं, इसलिए वो सब बूढ़े होते जा रहे हैं और उनके बच्चे जवान। इसलिए एग्नेस मरी और इसलिए इनका डॉग मरा। इसी वजह से इन्हें बहुत सारा खाना दिया गया था क्योंकि भूख इन्हें काफी ज्यादा लग रही है। अब जेरिन कहता है कि शायद ये टाइम नहीं बल्कि हमारे सेल्स हैं। हमारे सेल्स बहुत जल्दी एज हो रहे हैं और शायद ये हो रहा है इन चट्टानों की वजह से। अब चाहे टाइम हो या सेल्स, ये तो पक्का है कि इनकी बॉडी ग्रो हो रही है और बॉडी के साथ अंदर के ऑर्गन्स भी, यानी कि दिमाग भी। और इसी वजह से जो कुछ टाइम पहले तक बच्चे थे अब वो अडल्ट हो गए हैं और उनका दिमाग अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ देर पहले था। अब उनके हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि इनके बाल और नाखून क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वहाँ के सेल्स पहले डेड हो चुके हैं। तो अब वो ये समझ पाए हैं कि वहाँ पर 1 घंटा 2 साल के बराबर है, यानी कि एक दिन में ही वो अपनी पूरी लाइफ जी लेंगे और बच्चे आधी। वो इसे रोक तो नहीं सकते, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेरिन कहता है कि हम इन चट्टानों से नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी अचानक चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ओशन में डूब जाओ तो आप एकदम तो बाहर नहीं आ सकते, आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना होगा। बस यही वो कहना चाह रहा है। इन्हें भी धीरे धीरे ट्राई करना होगा, लेकिन इतना टाइम इनके पास है भी नहीं। अब ये सब तो यहाँ पर है और उधर कैरा और ट्रेंट अकेले हैं। अब वो और ज्यादा बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े कि ट्रेंट ने कैरा को प्रेग्नेंट कर दिया। और क्योंकि यहाँ आधा घंटा 1 साल के बराबर है, इसलिए उसकी डिलीवरी भी आ गई। कुछ देर पहले तक तो वो खुद एक छोटी बच्ची थी और वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। ऑफ कोर्स उसकी फैमिली शॉक में है। क्रिस्टल भागकर बाहर जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कैरा ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही वो मर जाता है क्योंकि उसे केयर नहीं मिली। आपको पता ही है कि पैदा हुए बच्चे को कितनी केयर चाहिए, और जिस हिसाब से टाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है उसे इनफ केयर मिल ही नहीं सकती थी। ये सब होता देखकर हर कोई परेशान था, लेकिन चार्ल्स अपने साइकोपन में बिजी है और क्रिस्टल को डर है कि उसका मेकअप उतर रहा है। असल में यहाँ एक पीढ़ी मर रही है, दूसरी ओल्ड हो रही है, तीसरी जवान हो रही है और चौथी भी पैदा हो रही है। कुछ ही घंटों में इन्होंने इतना कुछ देख लिया, शौक तो इन्हें लगेगा ही। फिर भी हर कोई खुद को संभाल रहा है, लेकिन उन्हें खतरा सिर्फ टाइम से नहीं। अपने साइकोपन के चलते चार्ल्स ने ब्रैंडन को जान से मार डाला। उसके हालात और बिगड़ रहे हैं और हम देखते हैं कि कोई ये सब ऊपर से देख रहा है, यानी कि वो लाइट्स जो हमने देखी थी वो कैमरास की थी। खैर अब जेरिन पानी के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसकी वाइफ को दवाई चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अब तक एक भी दौरा नहीं पड़ा। खैर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद ये सब आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें होटल कैसे मिला। उन्होंने इसे ढूंढा नहीं, बल्कि ये उन्हें खुद मिला। इन्होंने होटल को नहीं बल्कि होटल ने चुना है, क्योंकि इन सब में कोई एक बीमार है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप गूगल पे कोई जूता या घड़ी या कुछ भी सर्च करते हो तो आपको उसकी ऐड आना शुरू हो जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बस इनके केस में जूते की जगह दवाई है। होटल वालों ने इन सबको चूज करके यहाँ पर डाला है, और ये बहुत ज्यादा डरने की बात है क्योंकि ये सब होटल के प्लेन में ही आए हैं, वैन भी होटल की थी और इनके पासपोर्ट भी उन्हीं के पास हैं, यानी कि वो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये सब कभी घर से निकले ही नहीं, यहाँ ना तो भूल ही जाओ। ये सब काफी अच्छी तरह से प्लान्ड है। खैर उन सब की उम्मीद जेरिन पर है, लेकिन कुछ ही देर में जेरिन की बॉडी भी वापस आ जाती है। वो भी मर गया, यानी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। पानी में जाकर भी वही होता है जो चट्टानों में जाकर होता है, इंसान बेहोश हो जाता है, और अगर पानी में कोई बेहोश हो जाएगा तो फिर वो मरेगा ही। इसी वजह से वो लड़की मरी थी और इसी वजह से जेरिन मरा।
उधर ट्रेंट अपने बच्चे को दफना रहा था, तभी कैरा चट्टान पर चढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन ये तो मुश्किल है। सब उसे समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकती। वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गई थी कि तभी उसका सर भारी होने लगता है और वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाती है। सिर्फ यही फैमिली है जो अभी तक पूरी है। अब पैट्रिशिया भी पानी के थ्रू वहां से निकल रही थी कि तभी उसे दौरा पड़ जाता है और उसे लगातार दौरे पड़ते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। वो सब भी ओल्ड हो रहे हैं। गाय को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और प्रिस्का को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा। अब वो किसी भी टाइम मर जाएंगे, इसलिए गाय प्रिस्का को बताता है कि वो डिवोर्स की वजह जानता है। वो जानता है कि प्रिस्का को कोई और पसंद है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका आखिरी टाइम है और वो गुस्से में या लड़ते हुए जाना नहीं चाहते। वो आराम से आग के पास बैठे हैं और उधर इनके बच्चे उस दबे हुए सामान को छान रहे हैं। उन्हें एक नोटबुक मिलती है जो किसी साई-फाई राइटर की थी, जो उन्हीं की तरह वहां पर फंसा हुआ था। उस नोटबुक में उसने बहुत कुछ लिखा था, जैसे कि इस जगह का मैग्नेटिज्म और करोड़ों सालों से जमा हुए मिनरल्स हमारे सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो बहुत तेजी से एज हो रहे हैं। तो ये वजह है सब कियोस्क की। ये बीच एक बहुत ही खास स्पॉट पर है जहाँ पर नेचर कुछ अलग ही तरीके से वर्क करती है और क्या पता दुनिया में ऐसी और भी प्लेसेस हों। उस नोटबुक में उन सब लोगों के नाम और एड्रेस भी थे जो कि उस राइटर के साथ वहाँ पर ट्रैप थे। या उन दोनों को पता चल जाता है कि उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। उधर इनके पेरेंट्स आराम से बैठे थे, तभी चार्ल्स गाय के ऊपर अटैक कर देता है और वो खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब इसका जाकर अपने बच्चों को छुप जाने के लिए कहती है और खुद वहाँ से एक चाकू उठाकर ले जाती है। उस चाकू से वो स्टैब करती है चार्ल्स को और क्योंकि इस पर जंग लगा हुआ था इसलिए वो जहर की तरह काम कर रहा है और बड़ी स्पीड से उसकी बॉडी में फैल रहा है। देखते देखते वो मर जाता है। उधर ट्रेंट और मैडक्स जाकर छुप गए थे, लेकिन जहाँ पर वो छुपे थे क्रिस्टल भी वहीं पर थी और वो नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। उन्हें मारने के लिए वो एक पत्थर उठाती है, लेकिन तभी उसका हाथ टूट जाता है और वो उसी पोजीशन में हील हो गया था। वो उनकी तरफ बढ़ती रहती है और उसकी हड्डियां टूटकर जुड़ती रहती हैं। आखिर में वो इतना पैनिक कर जाती है कि उसका ये हाल हो गया था और ऐसी हालत में वो जिंदा कैसे रहती, या वो भी मर गई। अब सिर्फ यही फैमिली बची है, लेकिन जल्दी ये भी टूट जाएगी। आखिरी टाइम में वो दोनों उनका पूरा ख्याल रख रहे थे और आखिर में जाकर वो सोचते हैं कि वो यहाँ से जाना क्यों चाहते थे। ये तो लाइफ की सच्चाई है, इससे भागा नहीं जा सकता। ऐसे ही बैठे बैठे गाय मर जाता है और कुछ देर बाद ही प्रेस्का भी। अब बचे हैं सिर्फ वो दोनों। अगली सुबह तक वो और ज़्यादा बड़े हो चुके थे और अब तो उन्हें भी यकीन हो चुका है कि बाकी सब की तरह वो भी यहीं पर मर जाएंगे और ये आज ही होगा। कल तक ये छोटे बच्चे थे और आज ये अपनी मौत के इतने पास हैं। कल को याद करते हुए, यानी कि बचपन को याद करते हुए वो सैंड कासल बना रहे थे। तब ट्रेंट को याद आता है इडलिव और उसका वो मैसेज जो उसने पढ़ा नहीं था। वो उसे उठा कर लाता है और उसे डिकोड करते उसके होश उड़ गए थे। उसमें लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं। उसके अंकल ने ही इन्हें यहाँ भेजा था और अगर उसे कोरल पसंद नहीं, इसका मतलब कि कोरल ही वहाँ से निकलने का रास्ता है। अगर वो पहले ये लेटर पढ़ लेता तो सब बच जाते। खैर वो दोनों कोरल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल था और उधर वो एम्प्लॉय ऊपर से उन्हें देख रहा था। जब काफ़ी देर बाद भी वो बाहर नहीं आते तो वो समझ जाता है कि वो अंदर फंसकर मर गए और वो भी चल देता है क्योंकि अब कोई नहीं बचा। वो वापस अपने बेस पर पहुंचता है जो कि एक लैब है और वो लैब है वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी की, जिसका नाम गाय ने स्टार्टिंग में लिया था। वहाँ पर दवाइयाँ बनती है जिनका टेस्ट होता है टूरिस्ट पर। आपको याद होगा कि जब वो फैमिली आई थी तो उन्हें कॉकटेल दी गई थी, असल में वो दवाई थी और उसी दवाई को टेस्ट करने के लिए उन्हें बीच पर भेजा गया क्योंकि वहाँ पर सेल्स बहुत जल्दी एज करते हैं, यानी कि आधे घंटे में उन्हें 1 साल का रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे कि पैट्रिशिया को 8 घंटे तक कोई दौरा नहीं पड़ा, यानी कि 16 सालों तक। कुछ इस तरह उन्हें पता चलता है कि उनकी दवाई काम कर रही है या नहीं। जैसे कि प्रिस्का का ट्यूमर खत्म होने के बजाय बढ़ता गया, यानी कि वो दवाई फेल है, लेकिन पैट्रिशिया वाली दवाई पास हो गई। तो ये दुनिया भर से पेशेंट को चुनकर यहाँ बुलाते हैं और फिर उन पर टेस्ट करते हैं। हालांकि ज़्यादातर टेस्ट इनके फेल ही रहते हैं, लेकिन अगर एक भी पास हो जाता है तो ये लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं उस एक दवाई से। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। उस कंपनी को वो बीच मिली और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वैसे दवाई की टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह वो काफ़ी जल्दी टेस्टिंग करके नई दवाई लाते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं। इनके टेस्ट में कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनकी वजह से लाखों लोग मरने से बच जाते हैं। इनका कहना है कि नेचर की मर्जी है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो है तो इलीगली। खैर खेल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि ट्रेंट और मैडक्स अभी जिंदा हैं। वो कोरल से निकलकर बच गए और वो सीधा जाते हैं उस पुलिस वाले के पास जिसे हमने पहले देखा था। वो उसे सब कुछ बता देते हैं और साथ में उसे वो नोटबुक भी देते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके। उसमें सभी गायब हुए लोगों के नाम और एड्रेस थे। पुलिस वाला उनके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब मिसिंग हैं, या उसे कंफर्म हो गया। उधर स्टाफ अपने अगले शिकार को फंसा रहा था, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर उनका भांडा फोड़ देते हैं। यहाँ ट्रेंट मिलता है अपने बचपन के दोस्त सिडलिप से और ये मीटिंग काफ़ी अजीब थी क्योंकि इसका बचपन कल ही था और कल ये दोनों दोस्त बने थे। खैर यहाँ उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये कंपनी भी जल्दी बंद हो जाएगी। वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो जाएंगे अपनी आंट के पास, जो कि उन्हें देखकर काफ़ी हैरान होने वाली है क्योंकि आंटी से बड़े तो ये हो गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये तो हम पहले से जानते थे कि इसमें कुछ लोग अचानक बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन देखना ये था कि ये क्यों होगा और ये सब कितना भयानक होगा। और जैसा कि आपने देखा, ये सब काफी ज्यादा भयानक था। बहुत ही अच्छी तरह हमें सब कुछ दिखाया गया। मैं इस मूवी से डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि सबको पता ही था कि ये ऐसी होगी। ये धीरे धीरे हमें सोचने पर मजबूर करेगी और वो इसने किया। लेकिन बोनस है, इसमें दिखाई गई डेथ्स सभी एक से बढ़ के एक थी। और एंड में जो ट्विस्ट आया वो भी एक अलग की तरफ ले जाता है इस मूवी को, केविन इन द वुड्स की तरह। यह ट्विस्ट इसे काफी अच्छा रिस्पांस दिला रहा है। और ये तो मानना पड़ेगा कि मौत से ज्यादा लोग बूढ़े होने से डरते हैं, क्योंकि मौत आएगी तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे को जीना पड़ेगा। और यही वजह है कि इसका टाइटल पढ़ के या सुन के आपको अजीब फील होता है। इसमें वो सारी एंग्जाइटीज और प्रॉब्लम दिखाई गई हैं जो हर किसी को परेशान करती हैं, जैसे कि वो फीलिंग जब आपको एहसास होता है कि आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और क्या आप उन्हें वो सब दे पाओगे जो आपने सोचा था। इस बारे में सोचकर हर कोई परेशान हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके मन में एक ख्याल आए, और वही सब इसमें दिखाया गया। आई एम श्योर कई लोग ट्रिगर हुए होंगे, क्योंकि ये काफी ट्रिगरिंग है और ये इसका मोटिव है। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये 23 जुलाई को रिलीज हुई थी और इसका बजट है $18 मिलियन और अब तक ये कमा चुके हैं लगभग 90 मिलियन। ये मूवी बेस्ड है 2010 की ग्राफिक नॉवल सैंड कासल पर, जो कि श्यामलाल को फादर्स डे के दिन गिफ्ट में मिली थी। और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि उसके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। श्यामलाल एक इंडियन अमेरिकन है, वो इंडिया में ही पैदा हुए थे। उनका रियल नाम है मनोज नेलियट्टू श्यामलन। उनकी वाइफ का नाम है भावना वासवानी और उनकी 3 बेटियां हैं, सलेका, ईशानी और शिवानी। ईशानी इस फिल्म में सेकंड यूनिट डायरेक्टर है और इस फिल्म में जो गाना मैडॉक्स गा रही थी उसे लिखा और परफॉर्म किया है सलेका ने। इस मूवी को पेंडेमिक के टाइम पर शूट किया गया था, जब दुनिया में बहुत ज्यादा पैनिक था। पूरी टीम का डेली टेस्ट होता था और कई महीनों तक वो सब साथ रहे, लेकिन एक भी पर्सन बीमार नहीं हुआ, जो कि काफी अच्छी बात है। और एक तरह से फिल्म पेंडेमिक वाली फीलिंग को दर्शाती है। पूरी दुनिया स्टक हो गई थी और चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी। इस मूवी की टोन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है वॉकअबाउट और पिकनिक एट हैंगिंग रॉक से। और जब बच्चे फ्री स्टैग खेल रहे थे, वो भी रेफरेंस है पिकनिक एट हैंगिंग रॉक का। प्रेइंग विद एंगर के बाद ये पहली फिल्म है जिसे श्यामलाल ने फिलाडेल्फिया के बाहर शूट किया। द लास्ट एयरबेंडर के बाद ये श्यामलाल की दूसरी फिल्म है जो एक प्री एक्सिस्टिंग वर्क पर बेस्ड है। ये पहली बार है जब श्यामलाल ने किसी विलन का रोल किया। जेरिन यानी कि केन लियोंग पहले लॉस्ट नाम के शो में नजर आए थे, जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में था। जिस मूवी के बारे में चार्ल्स पूछ रहा था वो है द मिसूरी ब्रेक्स। जो नोटबुक उन्हें मिली थी वो एक साईफाई राइटर की थी। ये रेफरेंस है नॉवल का। उसमें मेन कैरेक्टर कहता है कि उनकी हालत का जिम्मेदार कोई साईफाई राइटर है, और इसका पोस्टर भी नॉवल का ही रेफरेंस है। उसमें कैरेक्टर ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें कोल्ड मैन का आधा सर होता है और आधे हाथ पैर। इसका बॉडी काउंट है 12 डॉग को मिलाकर। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या वेट वर्थ इट था? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ तक ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।